Hello dear students, welcome to all of you in our biology virtual class. Today it's my 7th lecture on biotechnology, principles and processes. This is the chapter number 11. Today we're going to discuss the detection methods for the rDNA, or you can say the using of selectable marker. Means now we cannot see the DNA in our naked eyes. So how can we know that the rDNA will form or not? Though we know the rDNA means when the foreign DNA ligated with the plasmid, तब जाके बनेगा एक rDNA. Now the foreign DNA may ligate or not to the plasmid. How we know? हम लोग को जानना पड़ेगा तो, क्योंकि हम लोग तो नेकेड आई से वो विजिबल नहीं कर सकते कि एक फॉरेन डीएनए एक प्लाज्मिड के साथ जुड़ गया है. तो जब तक हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि आरडीएनए सच में बना है कि नहीं बना है, तब तक ये पूरा एक्सपेरिमेंट का कोई मतलब नहीं बनता है. तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि आरडीएनए सच में बना है कि नहीं बना है. वो चीज को हम लोग बोल रहे हैं डिटेक्शन मेथड्स फॉर द आरडीएनए बाय द यूजिंग ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर. ठीक है. As we discussed earlier regarding the some common factor of a plasmid. प्लाज्मिड के अंदर क्या क्या फैक्टर्स होना चाहिए ताकि हम लोग उस पर्टिकुलर प्लाज्मिड को चूज कर सके एज अ वेक्टर. वहां पे हम लोग देखा था सिलेक्टेबल मार्कर का नाम. सिलेक्टेबल मार्कर होना ही पड़ेगा कोई एक प्लाज्मिड के अंदर या कोई एक वेक्टर के अंदर, ताकि हम लोग को पता चले कि सच में आरडीएनए बना है. For that purpose we use two types of selectable marker. The first one is the antibiotic resistant gene. Second one is the chromogenic factor, जो हम लोग नीचे बाद में डिस्कस करने के लिए जाएगा. So first में हम लोग क्या देख रहे हैं? Antibiotic resistant gene. What is antibiotic resistant genes? As we know, bacteria is harmful for our body, है ना? तो मान लो कोई एक पेशेंट को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से क्या करता है? वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसे क्या कहता है? एंटीबायोटिक्स देता है ना? सो एंटीबायोटिक्स देने से क्या हो जाएगा? उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया मर जाता है. ठीक है ना? सो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मतलब होता है ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया होता है वो भी बहुत इंटेलिजेंट होता है. वो बैक्टीरिया के पास उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक का अगेंस्ट में रेजिस्टेंस करने का जीन कभी कभार हो जाता है. अगर कोई बैक्टीरिया के पास कोई एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स हो जाएगा, तब तो फिर उस बैक्टीरिया को उस एंटीबायोटिक से नहीं मारा सकता है. एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं, है ना? कि मान लो एम्पिसिलिन इज ए एंटीबायोटिक. एम्पिसिलिन इज ए एंटीबायोटिक. ये एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक होता है. ठीक है. अब मान लो ये एम्पिसिलिन कौन सा बैक्टीरिया को मारा है? से फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एक्स. अब ये एक्स बैक्टीरिया अगर बॉडी के अंदर चला जाएगा तो डॉक्टर हम लोग को बोलेगा कि एम्पिसिलिन खा लो, ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये एम्पिसिलिन आगे एक्स को किल करेगा. पर अगर मान लो एनी हाउ एक्स हैव द पोटेंशियल टू एक्वायर और टू ऑल्टरनेट देयर जीन सीक्वेंस थ्रू व्हिच इट कैन इजीली रेजिस्टेंट द एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक. एक्स पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अंदर तो जीन है, डीएनए है. अब वो डीएनए के अंदर जो डिफरेंट जीन है उनमें से एक जीन भी बन गया एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन. तो क्या होगा? इस पर्टिकुलर एक्स बैक्टीरिया को मारने के लिए जितना भी चाहे हम लोग एम्पिसिलिन क्यों ना खा ले, वो एम्पिसिलिन से मरने वाला नहीं है, क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है. इसे कहते हैं हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स को यूज करके हम लोग कैसे डिटेक्ट करेगा कि आरडीएनए बना है कि नहीं बना है, वही हम लोग का मेन टॉपिक है. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैसे ये काम करता है. अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक ड्रॉ किया है, एक प्लाज्मिड ड्रॉ किया है ना? सी इट्स अ प्लाज्मिड. जनरली वी यूज द प्लाज्मिड, दैट इज द नेम ऑफ द प्लाज्मिड इज PBr322. So PBr322 is the artificial plasmid. The plasmid have the two एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स. ये पर्टिकुलर प्लाज्मिड के पास दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है. एक होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स और एक होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन. टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन टेट आर, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एम्प आर.
ठीक है, आर स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस। तो एक प्लाज्मिड ले लिया, एक प्लाज्मिड का हम लोग देखा था एक प्लाज्मिड के अंदर क्या क्या होना पड़ता है। एक प्लाज्मिड के अंदर ऑरी है, ऑरी मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके पास एक क्लोनिंग साइट होता है, ये हो गया क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट मतलब जहां पे हम लोग फॉरेन डीएनए को लाइगेट करेगा, ये हो गया हम लोग का फॉरेन डीएनए। ये हम लोग का इंटेंशन क्या होगा, अगर डीएनए बनाना पड़ेगा तो दैट फॉरेन डीएनए शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू दैट क्लोनिंग साइट ऑफ दैट प्लाज्मिड सो दैट वी कैन गेट द आर डीएनए, है ना। अब ये सच में फॉरेन डीएनए यहाँ पे लाइगेट हुआ है कि नहीं हुआ, वही हम लोग को डिटेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स, ठीक है। सो इन केस ऑफ पीबीआर 322 we have two different antibiotic resistance gene. One is the ampicillin resistant gene, another one is the tetracycline resistant gene. Now interestingly, within the cloning site, ये जो देख रहे हैं ना cloning site, within the cloning site there is a tetracycline resistant genes are there. Okay. Now suppose if the gene of interest, that the foreign DNA, if ligated with the cloning site, then what we will get? Tetracycline resistant gene रिमूव हो जाएगा। तो अगर रिमूव हो जाएगा तो हम लोग के पास जो आरडीएनए बनेगा वो दिखने में कैसा होगा, यहाँ पे देखो ड्राइंग में सब कुछ ठीक है, पूरा ड्राइंग ठीक है, पर ये येलो कलर लाइन आ गया। येलो कलर मतलब होता है फॉरेन डीएनए। सो फॉरेन डीएनए जब लाइगेट कर गया तो टेट्रासाइक्लिन वाला जो पोर्शन था, ये टेट्रासाइक्लिन वाला पोर्शन यहाँ पे नहीं है। तो अगर टेट्रासाइक्लिन वाला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है तो फिर क्या होगा, उससे हम लोग को कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या देखा हमने कि ऑलरेडी हम लोग को प्लाज्मिड बन गया, प्लाज्मिड जो कि ना फॉरेन डीएनए को कैरी कर रहा है। अब सच में वो कैरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वो हम लोग को पता करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या किया, फिर वो प्लाज्मिड को हम लोग एक होस्ट सेल के अंदर डाल दिया। होस्ट सेल से फिर मान लो ई कोलाई, ये होस्ट सेल के अंदर डाल दिया। अब होस्ट सेल के अंदर जब ये प्लाज्मिड चला गया, उसके बाद वो होस्ट सेल को हम लोग पहले टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है उस एंटीबायोटिक से ट्रीट किया। मतलब एक मान लो एक कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर क्या है, ये बहुत सारा इकोलाई सेल है, उस इकोलाई सेल के अंदर क्या है, ये प्लाज्मिड है। तो जब हम लोग टेट्रासाइक्लिन ऐड किया तो क्या देखा कि ये बैक्टीरिया मर रहा है। क्यों मर रहा है? क्योंकि ये प्लाज्मिड में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है, इसलिए टेट्रासाइक्लिन अप्लाई करने से ये सब मर जाएगा। पर अगर हम लोग एम्पिसिलिन को ऐड करेगा, अगर एम्पिसिलिन को ऐड करेगा तब क्या रहेगा, एम्पिसिलिन से ये पर्टिकुलर इकोलाई सेल नहीं मर रहा है। क्यों नहीं मर रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पे प्लाज्मिड में ऑलरेडी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन वाला प्लाज्मिड है। तो अगर एम्पिसिलिन से अगर नहीं मर रहा है, टेट्रासाइक्लिन से अगर मर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आरडीएनए बना है। आरडीएनए बना है मतलब जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो क्लोनिंग साइट में था वो अभी क्लोनिंग साइट में और नहीं है। तो क्लोनिंग साइट में नहीं है तो अभी क्लोनिंग साइट में कौन आ गया, तो क्लोनिंग साइट में अभी फॉरेन डीएनए यहाँ पे लाइगेट हो गया। So by the using of that technique, we can easily detect whether the rDNA will form or not. Recombinant DNA बना है कि नहीं बना है, हम लोग बहुत easily identify कर सकते हैं with the help of that type of antibiotic resistant gene. ठीक है? Next, antibiotic resistant genes के थ्रू से हम लोग तो डिटेक्शन कर सकते हैं, और एक के साथ हम लोग कर सकते हैं जिसका नाम होता है, जैसे हम लोग बोला था, डिस्कस किया था, क्रोमोजेनिक फैक्टर। क्रोमोजेनिक फैक्टर, ठीक है। तो ये क्रोमोजेनिक फैक्टर का और एक नाम है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मतलब क्या होता है, कुछ चीज इंसर्ट होने से अगर वो इनएक्टिव हो जाएगा तो उसे कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जनरली एक जीन है जिस जीन का नाम होता है लैगजेड जीन। ये लैगजेड जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड द बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक ऐसा एंजाइम है, अगर वो एंजाइम या प्रोटीन ज्यादा सिंथेसिस होगा तो ऑर्गेनिज्म का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। अगर मान लो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम काम नहीं कर रहा है, कब काम नहीं करेगा, जब लैगजेड जीन नहीं रहेगा। लैगजेड जीन नहीं रहने से बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस नहीं होगा, तो फिर उसका कलर हो जाएगा व्हाइट इन कलर और कलरलेस, ठीक है। इसलिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को हम लोग बोलते हैं क्रोमोजेनिक फैक्टर।
because it produce some color. By the help of that LAGZ gene or beta galactosidase enzyme, we can easily identify whether the rDNA prepared or not by simply visually identify. So for that purpose, here, say for example, here is our plasmid, okay, PBR 322. Now, same, the plasmid have their origin of replication site, and the same time it has their cloning site. Now within the cloning site there is a LAGZ gene, जो ब्लू कलर का डॉट दिख रहा है ये होता है LAGZ gene. अब ये हो गया फॉरेन डीएनए. नाउ फॉरेन डीएनए लाइगेट होगा कहाँ पे? क्लोनिंग साइट पे लाइगेट होगा. अगर मान लो फॉरेन डीएनए लाइगेट हो गया, यहाँ पे लाइगेट हो गया, तो लाइगेट हो जाने से क्या हो जाएगा? LAGZ gene रिमूव हो गया. तो अगर LAGZ gene रिमूव हो जाएगा तब ये प्लास्मिड को अगर हम लोग फिर से इकोलाई सेल के अंदर डाल देते हैं, इकोलाई सेल के अंदर डाल देते हैं, तो इकोलाई का बॉडी के कौन सा कलर देगा? LAGZ gene तो नहीं है, मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम अभी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो ये कलरलेस या व्हाइट इन कलर हो जाएगा. तो पर्टिकुलरली इकोलाई बैक्टीरिया का कलर क्या हो जाएगा? व्हाइट इन कलर. ठीक है. सो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा फ्लो चार्ट के हिसाब से देखेगा तो क्या देखेगा? देखो इधर सपोज इफ डीएनए insert within the coding sequence of beta galactosidase gene. कोडिंग सीक्वेंस मतलब यहाँ पे हम लोग मेंशन किया था ना, क्लोनिंग साइट में LAGZ जीन है. ठीक है, ये हो गया इसका कोडिंग सीक्वेंस. इफ डीएनए इंसर्ट विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन, देन व्हाट विल हैपन? बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन बिकम इनएक्टिवेटेड, इनएक्टिवेट हो जाएगा. तो अगर इनएक्टिव हो जाएगा तो वो जो ब्लू कलर प्रोड्यूस करना था वो ब्लू कलर और प्रोड्यूस नहीं करना पाएगा. सो अगर ब्लू कलर नहीं हो रहा है सो यहाँ पे क्या होगा? रिजल्टिंग नो कलरेशन और व्हाइट इन कलर. अगर डीएनए लाइगेट होने से आरडीएनए, अगर मान लो आरडीएनए बन गया, सो अगर आरडीएनए बन जाता है तो व्हाइट इन कलर देगा. अगर मान लो कि लाइगेट नहीं हुआ है, मान लो कि लाइगेट नहीं हुआ है, तो क्या होगा? If DNA doesn't insert within the beta galactosidase sequence, then what will happen? The beta galactosidase gene, that is the LAGZ gene, remain activated, active रहेगा. तो अगर वो जीन एक्टिव रहेगा तो ऑब्वियसली इट प्रोड्यूस द ब्लू कलरेशन, है कि नहीं? ब्लू कलर फॉर्म करेगा. तो ये कलर को देख के हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर आरडीएनए फॉर्म और नॉट. अब यहाँ पे जनरली तुम लोग का डाउट आ रहा है कि सर बैक्टीरिया तो विजुअलाइज नहीं होता है नेगेटिव है, तो उसका कलर कैसे दिखेगा, है ना? सो बैक्टीरियल जो ग्रोथ होता है ना, बैक्टीरियल ग्रोथ मतलब यहाँ पे हम लोग एक इंडिविजुअल बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे. से फॉर एग्जाम्पल मान लो एक पेट्री प्लेट है, ठीक है, ये पेट्री प्लेट में हम लोग बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए क्रिएट किया है. ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया एक नॉर्मल एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की तरह ग्रो नहीं करता है, ये एक कॉलोनी में ग्रो करता है. ऐसे एक कॉलोनी बनता है, ऐसे एक कॉलोनी बनता है, कॉलोनी बनता है. ठीक है ना? सो डिफरेंट डिफरेंट जगह में अलग अलग कॉलोनी बनता है, बैक्टीरियल कॉलोनी जिसे कहा जाता है. अब ये बैक्टीरियल कॉलोनी इतना बड़ा होता है कि हम लोग विजुअल कर सकते हैं. ठीक है, अगर मान लो ये पर्टिकुलर कॉलोनी के अंदर LAGZ जीन नहीं है, तो LAGZ जीन नहीं होगा तो इस कॉलोनी का कलर हो जाएगा व्हाइट. तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जो भी इकोलाई बैक्टीरिया इसके अंदर ये कॉलोनी के अंदर ग्रो कर रहा है, सबके अंदर आरडीएनए है. अगर मान लो ये पर्टिकुलर कॉलोनी का कलर है ब्लू, तो मतलब इसमें जो प्लाज्मिड है बैक्टीरिया के अंदर, वो प्लाज्मिड के अंदर LAGZ जीन प्रेजेंट है. दैट्स व्हाई इट कैन प्रोड्यूस द ब्लू कलर. तो अगर LAGZ जीन प्रेजेंट है तो हम लोग को पता है कि जो हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में देखा था कि अगर LAGZ जीन प्रेजेंट होगा तो हम लोग नहीं बोल सकते कि ये फॉरेन डीएनए लाइगेट हुआ है बोल के, है कि नहीं? तो फॉरेन डीएनए अगर लाइगेट हो जाएगा, फॉरेन डीएनए अगर लाइगेट हो जाएगा तो LAGZ जीन रिमूव हो जाएगा. तो LAGZ जीन रिमूव हो जाने से कलर कौन सा दे देगा? व्हाइट कलर. सो वी सिंपली
visualize the coloration of the bacterial colony, we can easily get the rDNA. ठीक है, rDNA हम लोग देख सकते हैं. इसीलिए हम लोग एक पर्टिकुलर क्रोमोजेनिक फैक्टर के थ्रू से इंसर्शनल इनएक्टिवेशन को डिस्क्राइब कर रहा था. इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मतलब क्या हो गया, अगर फॉरेन डीएनए प्लाज्मिड में इंसर्ट करने से लैगजेड जीन इनएक्टिव हो जाता है. इसीलिए इस टेक्निक का नाम रखा गया था इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. मतलब जो लैगजेड जीन है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा था, जिसकी वजह से ब्लू कलर हो रहा था. ठीक है ना. अभी इंसर्ट हुआ, इंसर्ट मतलब किसका हुआ, फॉरेन डीएनए का इंसर्ट हुआ है. तो फॉरेन डीएनए का इंसर्ट होने से, फॉरेन डीएनए का प्लाज्मिड में इंसर्ट होने से लैगजेड जीन रिमूव हो गया, मतलब लैगजेड जीन अभी इनएक्टिव हो गया. दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस is called the insertional inactivation. Now, insertional inactivation also known as the blue-white screening. Blue-white screening, क्योंकि यहाँ पे हम लोग दो कलर देख रहे हैं, एक हो रहा है ब्लू कलर और एक हो रहा है व्हाइट कलर. ब्लू कलर कब होगा, अगर लैगजेड जीन प्रेजेंट रहेगा. व्हाइट कलर कब होगा, अगर लैगजेड जीन एब्सेंट रहेगा, है ना. So we can simply identify the rDNA based upon the blue and white color. That's why insertional inactivation is also called the blue-white screening for the selection of rDNA. ठीक है. So ये क्लास में हम लोग देख लिया how we can get the rDNA, क्योंकि डीएनए तो नेकेड आई में विजिबल नहीं होता है. So ये rDNA बैक्टीरिया के अंदर गया है कि नहीं गया, सच में हम लोग का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है ना. तो वो चीज को कंफर्म करने के लिए हम लोग को सिलेक्टेबल मार्कर का यूज करना पड़ता है. अब ये सिलेक्टेबल मार्कर दो टाइप का हो सकता है. एक हो गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और एक हो गया क्रोमोजेनिक फैक्टर. एक हो गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स और एक हो गया क्रोमोजेनिक फैक्टर. क्रोमोजेनिक फैक्टर के अंदर जनरली लैगजेड जीन ही आता है, ओनली एंड ओनली. पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के अंदर जनरली हम लोग एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन को यूज करता है. ये छोड़ के और एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को हम लोग यूज करते हैं जिसका नाम होता है कैनामाइसिन. कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन, इसको भी हम लोग यूज करते हैं. जनरली जो पीबीआर 322 प्लाज्मिड है ना, ये हम लोग आर्टिफिशियली बनाया. तो ये पीबीआर 322 में एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन होता है. ऐसा बहुत सारा और भी प्लाज्मिड है जिनमें ये तीनों एक साथ भी होता है. तीन अलग अलग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी होता है. तो इसके थ्रू से हम लोग इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि आरडीएनए बना है कि नहीं बना है. ठीक है. ये हो गया आज के लिए मेन टॉपिक. ओके, थैंक यू.